वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स की स्टार्टिंग की थी और पहला जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच गया होगा, जिसमें हमने मापन और मापन से संबंधित बहुत सारी विधियों की बात की थी, है ना। बहुत सारे जो टर्म हैं, बहुत सारे अलग अलग देशों की जो पद्धतियाँ हैं, उन पर हमने विधिवत तरीके से चर्चा कर ली थी। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है यांत्रिकी, जिसे इंग्लिश में मैकेनिक्स कहा जाता है। इस टॉपिक में बहुत सारे टर्म ऐसे यूज़ होते हैं जो फिजिक्स की एक आधारभूत नींव कहलाते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी वस्तु का अध्ययन करते हैं फिजिक्स विषय के अंतर्गत, तो इसमें निश्चित तौर पर कुछ परिमाणों और कुछ बेसिक तथ्यों का ध्यान रखा जाता है, बेसिक फैक्टों का ध्यान रखा जाता है ना। जैसे मान लो हम मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो मैथ्स पढ़ने के स्थान पर आपको उनके डिजिट का ज्ञान होना जरूरी है ना, कि 1 किससे कहते हैं, 2 क्या है, टेबल क्या होती है ना, स्क्वायर क्या है, वर्ग क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, तो इस सर्वसमीका क्या है। तो ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ना है तो बेसिक शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए, शब्द, वर्ण, स्वर, व्यंजन, मात्रा, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश पढ़ेंगे तो ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए, अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो उस विषय को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं और उसको पढ़ने और समझने में इम्पोर्टेंट होती हैं। तो वैसे ही फिजिक्स एक ऐसा विषय है, इसे पढ़ने से पहले इसकी जो बेसिक उपयोगी तथ्य हैं उनका जानना जरूरी है कि भाई हम फिजिक्स को अगर पढ़ेंगे तो फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे और हम किसी भी वस्तु को किस आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। निर्धारित हम कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे चाल है, दूरी है, समय है, वेग है, विस्थापन है। ठीक है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, मंदन है, बल है। ठीक है, बल आघूर्ण है, जड़त्व है, जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण है। इसके अलावा और क्या हो गया, संवेग है, संवेग संरक्षण है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप कहेंगे कि सर इन चीज़ों को हमें अभी कुछ समझ में नहीं आया, तो इनको हम एक एक करके उठाएंगे, एक एक करके इन सभी चीज़ों को उठाएंगे और अच्छे से समझेंगे। और इन्हीं चीज़ों का सामूहिक रूप से किसी वस्तु पर अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। और एक चीज़ और, जब भी किसी वस्तु का अध्ययन किया जाता है तो मैंने आपको बताया था कि उसका अध्ययन वातावरण के सापेक्ष होता है। वातावरण के सापेक्ष का मतलब, जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मेरी जो आवाज़ है वो वातावरण में गई, मेरे हाथ ऐसे ऐसे हो रहे हैं, या मेरा यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ, या आप चलते हैं, दौड़ते हैं, कोई भी काम करते हैं, पंखा घूमता है, तो ये सब वातावरण के अंतर्गत होता है। वातावरण में होता है, ये निर्वात में नहीं होता। ठीक है, तो वातावरण में या जो आसपास का पूरा, एक शब्द में कहूँ ब्रह्मांड, इसमें कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी गति होती है, कोई भी मूवमेंट होता है, तो उसमें इतने सारे बेसिक फैक्टर काम करते हैं। इनके अलावा और भी हो सकते हैं, है ना। विद्युत भी हो सकती है, विद्युत धारिता भी हो सकती है, ऊष्मा भी हो सकती है, और भी बहुत सारे नियम हो सकते हैं, लेकिन इतनी चीज़ें बेसिक हैं। तो ये सब क्या है, अप्लाई होते हैं, है ना। बल होगा तो घर्षण भी होगा, है ना। बल होगा तो घर्षण भी होगा, है ना। शक्ति भी होगी, ऊर्जा भी होगी, सामर्थ्य भी होगा। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं और इसी का सामूहिक रूप से अध्ययन कहलाता है फिजिक्स। और फिजिक्स में जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं, इनका जो हम बेसिक अध्ययन करते हैं वो करते हैं यांत्रिकी में। यांत्रिकी में क्यों करते हैं, यांत्रिकी में इसलिए किया जाता है क्योंकि यांत्रिकी जो चैप्टर है, मैकेनिक्स जो चैप्टर है, तो मैकेनिक्स में क्या है, किसी भी वस्तु जब आप कार्य करती है खुले वातावरण में, तो उसका मूव होना यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। आपको एक चीज़ पढ़ना पड़ेगी, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो एक पंखा है, पंखा चल रहा है तो वो वातावरण में चल रहा है, स्वतंत्र रूप से चल रहा है। ठीक है, तो वो किस एनर्जी को रिलीज कर रहा है, क्योंकि वो वातावरण के संपर्क में है, इस कारण वो यांत्रिक ऊर्जा रिलीज कर रहा है। जैसे मेरे अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है, जो खाना से मुझे मिली है,
वो रासायनिक ऊर्जा को मैं यहाँ से बोल के या हाथों को चला के, पैर को चला के उस ऊर्जा को रिलीज कर रहा हूँ, क्योंकि ऊर्जा कभी बनाई नहीं जा सकती और कभी इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तो मैंने जितनी एनर्जी को ली है उस एनर्जी को मैं कार्य के रूप में इस वातावरण में क्या कर देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ। तो कोई भी मूवमेंट जब खुले वातावरण में होता है तो उसकी ऊर्जा वातावरण में ट्रांसमिट हो जाती है और यही कहलाता है यांत्रिक या यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा का उपयोग होगा तो यांत्रिक ऊर्जा होगी, वातावरण का उपयोग होगा या टॉपिक में हम उसको पढ़ेंगे तो वो यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप यहाँ समझ गए होंगे कि यांत्रिकी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जब कोई भी वस्तु वातावरण में मूव करेगी, चलेगी, घूमेगी, कोई भी इंजन चलेगा, टरबाइन घूमेगा, तो उन पर ये सभी चीज़ें लगेगी, है ना। उसकी कुछ निश्चित चाल होगी, कुछ दूरी होगी, कुछ समय होगा, कुछ उसका वेग होगा, विस्थापन होगा, त्वरण, मंदन, बल, घड़त, जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण, जड़त्व संवेग, संवेग संरक्षण, है ना, घर्षण, विद्युत, ऊष्मा, ऊष्मा गतिकी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ उस पर काम करेंगी। तो अब हम एक एक करके 1 बाय 1 इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दूरी के बारे में। ठीक है, दूरी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिस्टेंस। क्या कहा जाता है? डिस्टेंस। तो सामान्यतः आप जानते हैं कि एक निश्चित पथ की लंबाई, किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। एक निश्चित पथ की लंबाई जो है वो क्या है? दूरी कहलाती है, या एकांक समय में चली गई दूरी एक निश्चित दूरी कहलाती है। तो दूरी को मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है, बस इसका आप क्या याद रखना है? मात्रक, कि हम दूरी को किस में मापते हैं। तो कुछ लोग किलोमीटर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मात्रक क्या है? मीटर है। दूरी को हमेशा मीटर में मापा जाता है और मीटर फिर किलोमीटर में बन जाता है ना। 1000 मीटर जब होते हैं तो इसको एक बड़ी यूनिट में हम 1 किलोमीटर कह देते हैं। ठीक है, तो दूरी को ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। दूरी आप जानते हैं, है ना, एक निश्चित पथ की लंबाई। मान लो एक वस्तु यहाँ है, मूव करके वस्तु यहाँ आ गई, तो यहाँ से लेकर, देखो एक बात याद रखना कि दूरी जो होती है वो पथ की लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई होती है ना। जैसे आपने बोट, स्ट्रीम, ट्रेन, प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन मैथ्स में करे होंगे। तो जब एक मान लो यहाँ से ट्रेन चलती है, तो ट्रेन का अगर ये पथ है, ये ट्रेन है और उसका ये पथ है, तो ये पथ की लंबाई तो वो तय करेगी ही। मान लो ये पथ की लंबाई x है और इसकी जो लंबाई है वो y है, तो ये x प्लस y हो जाता है। दूरी क्या हो जाएगी? d बराबर x प्लस y हो जाएगा। बात समझ में आई? x किसकी लंबाई है? मान लो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, टोटल लंबाई है, और y ट्रेन की लंबाई है, तो टोटल जो दूरी है वो x प्लस y निकल के आती है। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे मान लो ये जो पथ है इसकी लंबाई 10 किलोमीटर है और ट्रेन की जो लंबाई है वो 1 किलोमीटर है, तो ये 10 और 1 11, कुल लंबाई कितनी होगी? कुल दूरी कितनी होगी? 11 होगी, है ना। तो अंतिम पॉइंट, ये अंतिम पॉइंट इस वस्तु का और इसका पूरा पॉइंट मिलाकर जो दूरी होती है, जो पथ की लंबाई होती है, उसको हम दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। यह एक अदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि अदिश में केवल वैल्यू की जरूरत होती है, परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अदिश राशि है और यह हमेशा धनात्मक होती है। यह हमेशा दूरी कैसी होती है? धनात्मक। कभी आपने ऐसा सुना कि मैं -10 किलोमीटर घूम के आया? कभी आपने ऐसा सुना? या आपने सुना कभी कि यहाँ से वो मार्केट -3 किलोमीटर दूर है? सुना कभी आपने? कभी नहीं सुना होगा। ब्रह्मांड की गति हो, मार्केट की गति हो, आपके शहर की गति हो, जितनी भी दूरियां हैं, सॉरी गति नहीं, जितनी भी दूरियां हैं वो सारी दूरियां हमेशा धनात्मक होती हैं। तो ये 2 फैक्ट, यह हमेशा धनात्मक होती है, यह एक अदिश राशि है, मात्रक इसका मीटर है। बस ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है, इसके बाहर आपका दूरी का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, दूरी के बाद हम बात करते हैं समय की। ठीक है, समय की, जिसे इंग्लिश में टाइम कहा जाता है। टाइम क्या है? टाइम क्या है? समय को तो आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? समय को तो हमने एक घंटे, मिनट और सेकंड में बांट दिया है। अब कोई भी कार्य उस समय के अंतर्गत होता है तो वो कार्य उतना समय ले लेता है। ठीक है, कोई भी एकांक कार्य
में लगा एकांक समय उसका समय कहलाता है, उस कार्य का समय कहलाता है। तो किसी भी कार्य में जो समय लगेगा वो समय होगा। इसका जो मात्रक है, इसका बस आपको मात्रक याद रखना है। इसका मात्रक क्या है? सेकंड है। क्या है? सेकंड है। इस तरीके से भी लिख दिया जाता है। इसका मात्रक क्या है? सेकंड है। और ये भी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, समय भी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। और समय भी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। समय भी कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि समय के लिए हम किसी भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा सुना है आपने कि भाई 10 घंटे का समय इस दिशा में लगा, 5 मिनट का समय इस दिशा में लगा। तो दिशा का कोई रोल नहीं होता समय में, इसलिए ये भी कैसी अदिश राशि है, ठीक है। समय के बाद हम बात करेंगे चाल की। तो चाल मतलब स्पीड। स्पीड जो है ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जब भी किसी भी वस्तु की चाल होगी तो वो चाल हमेशा चाल वस्तु की गति पर आधारित करेगी। वस्तु की किस पर आधारित करेगी? दूरी पर। तो जो दूरी है उसका डिवाइड जब हम समय से करते हैं, टाइम से करते हैं, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो क्या निकल कर आती है? स्पीड निकल कर आती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बहुत समझदार हैं। इस लेवल तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तो वस्तु की जो दूरी है उसके बटे अगर हम समय करते हैं, जैसे मान लो 10 किलोमीटर की दूरी है, 2 घंटे में तय करी, तो इसकी जो चाल है वो क्या आ जाएगी? 5 किलोमीटर पर हॉर इसकी स्पीड आ जाएगी, है ना। तो जो चाल है, ये चाल को किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर पर सेकंड में नोट किया जाता है। इसको हमेशा याद रखना, किलोमीटर प्रति हॉर और मीटर प्रति सेकंड। सेकंड को कभी किलोमीटर के साथ नहीं लिखा जाएगा और मीटर को कभी घंटे के साथ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अगर लिखना ही है तो उसमें फिर 5/18 और 18/5 का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ये आप मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे और मैथ्स में हम इसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अभी हम इसको स्किप करते हैं। ये तो बेसिक चीजें हो गई। इसके आगे जो स्टार्ट होता है ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपका फिजिक्स का स्टार्ट होता है। ये तो बेसिक चीजें थी जो मैथ्स में उपयोग होती हैं। अब यहां पर स्टार्ट होगा विस्थापन। इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। कुछ लोग इनको एक ही समझते हैं कि यार यहां से वहां तक वस्तु विस्थापित हुई है, तो भाई जब विस्थापित हुई है तो उसमें दूरी होगी। तो दूरी और विस्थापन में वास्तविक अंतर क्या है, आज मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो एक वस्तु यहां है, ये वस्तु यहां है, यहां से ये वस्तु यहां गई, यहां गई, यहां गई, यहां गई और यहां गई, ये पहुंच गई 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि ये वस्तु ने यहां तक गति की है, यहां तक गति की है, तो ये कितनी इसकी दूरी है? तो दूरी अगर आपसे पूछेगा तो 5, 10, 15, 20, 25, इसकी दूरी कितनी होगी? 25 किलोमीटर। कितनी होगी? 25 किलोमीटर। और इसी में मैं पूछूं कि इस वस्तु का यहां तक का विस्थापन कितना है, तब आप बताएंगे कि यहां से इसका विस्थापन ये 5 और ये 5, इसका विस्थापन कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। ये यहां से इसका ये विस्थापन है, ये विस्थापन है। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर कोई भी वस्तु की 2 पॉइंटों की मिनिमम दूरी, 2 बिंदुओं की मिनिमम दूरी जो होती है, जैसे मान लो एक वस्तु इस तरीके से मूव करके गई और यहां पहुंच गई, तो टोटल जो लंबाई इसने तय की वो दूरी है, लेकिन इन 2 पॉइंटों की जो मिनिमम दूरी है, ये क्या है? विस्थापन है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आ गई? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। मिनिमम दूरी मतलब शॉर्टेस्ट रास्ता। किसी भी वस्तु का एक जगह से दूसरी स्थान जाने में जो सबसे कम जो एरिया है, या मैं कहूँ सीधा, है ना, सीधा जो मिनिमम दूरी होती है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। 2 पॉइंटों की, इस वस्तु का ये पॉइंट, इस वस्तु का ये पॉइंट, ये बीच का जो है ये क्या है? विस्थापन है। अब देखो, इसी से हम आगे की चीज़ों को निकालने का प्रयास करेंगे। जब दूरी में टाइम का
डिवाइड किया जाता है तो चाल निकल कर आती है। देखो दूरी में जब समय का डिवाइड करते हैं तो चाल निकल कर आती है, और जब विस्थापन में हम टाइम का डिवाइड करते हैं तब हमें वेग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वेग प्राप्त होता है, वेलोसिटी प्राप्त होता है। तो वेग बराबर क्या मिला आपको? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। बात क्लियर है? तो एक हिसाब से देखा जाए तो चाल और वेग क्या है? लगभग एक ही हैं, और दूरी और विस्थापन ये दोनों एक साथ हैं। तो दूरी को जब हम समय से डिवाइड करते हैं तो चाल मिलती है, और विस्थापन को जब हम समय से डिवाइड करते हैं तो हमें वेग प्राप्त होता है। मतलब ये है कि यहां से ये वस्तु ऐसी घूम के गई तो इसकी ये क्या थी? एक निश्चित चाल थी, और यहां से यहां तक जो समय लगा विस्थापन के सापेक्ष ये क्या था? वेग था। ठीक है, ये क्या था? वेग था, है ना। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है कि विस्थापन कैसी यूनिट है? तो ये कैसी यूनिट है? सदिश है, क्योंकि विस्थापन क्या है? विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश है। धनात्मक, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। क्यों हो सकता है शून्य? जैसे वस्तु यहां से चली, ऐसी घूमकर यहां आ गई, इसी स्थान पर आ गई, तो दूरी ये हो जाएगी, लेकिन विस्थापन इसका शून्य हो जाएगा, है ना। विपरीत दिशा में जाना ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये कैसी? सदिश राशि है। और वेग कैसी राशि है? वेग भी आपकी क्या है? वेग भी आपकी सदिश राशि है, क्योंकि वेग के लिए भी दिशा की आवश्यकता होती है। वेग के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, और इसका अगर एसआई मात्रक आपसे पूछे तब आपको क्या लगाना है? मीटर प्रति सेकंड। निकालेंगे कैसे? विस्थापन को हम किस में मापते हैं? विस्थापन को मीटर में, और समय को सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा? ms। ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, है ना। मीटर प्रति सेकंड में हम वेग को मापते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि जो चाल है ये हम सामान्य जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे कोई वस्तु एक निश्चित स्पीड से चल रही है तो उसमें हम क्या लगाएंगे? चाल लगाएंगे। लेकिन चाल का जो एक्यूरेट वर्जन है, जो एक्यूरेट अपडेट रूप है, वो वेग है। वेग क्या है? बहुत ज्यादा फिक्स होता है। इसका उपयोग बहुत सारे, जैसे टेक्नोलॉजी है, आपका इसरो है ना, इसरो है, प्रक्षेपण यंत्र है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में किसी चीज को भेजना है तो वहां पर अंतरिक्ष में किसी भी चीज की हम चाल को डिनोट नहीं करते, चाल को डिनोट ज्यादा नहीं किया जाता, वहां पर वेग को लिया जाता है ना। तो जितने भी भौतिक चीजें होती हैं जिनका एक्यूरेट मान जो है वो वेग है। ठीक है, दूरी, विस्थापन और चाल और वेग ये एक दूसरे के क्या है? पूरक कह सकते हैं आप, या एक दूसरे के सिमिलर कह सकते हैं। बस थोड़ा सा अंतर होता है, जो अंतर मैंने आपको यहां पर क्लियर एग्जांपल के माध्यम से कर दिया है। ठीक है। वेग क्या होता है? निश्चित होता है। वेग क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे मान लो कोई वस्तु चल रही है, उसका एक निश्चित वेग है। निश्चित क्या है? वेग है। जैसे मान लो आप मोटरसाइकिल से निकले और आप चले जा रहे हैं तो आपकी एक निश्चित चाल भी होगी जो दूरी के सापेक्ष होगी, और एक आपकी बाइक का वेग भी होगा जो आपके विस्थापन के सापेक्ष होगा। निकलेगा कैसे? जैसे मान लो आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की 2 घंटे में, तो आपकी चाल कितनी आई? 5 आई, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन आप उसी स्थान पर वापस आ गए तो आपका वेग क्या हो जाएगा? विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो जो आपको निकल कर आएगा वो आपकी क्या होगी? वेग होगा, है ना। मान लो आप वापस यहां से आ गए, जैसे मान लो ये कितना था? 25 था। 25 को आपने 5 घंटे में तय किया तो आपका जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे आई। लेकिन आपने इसी वस्तु का जब सीधा रूप लिया तो 15 किलोमीटर विस्थापन हुआ, ये भी 5 घंटे में हुआ, तो 3 क्या आया? 3 निकल कर आ गया वेग। ठीक है, तो वेग हमेशा विस्थापन के सापेक्ष निकलता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अंतिम बात करते हैं हम त्वरण की। त्वरण क्या है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहा जाता है त्वरण। देखो, एक वस्तु जब चलती है निश्चित तौर पर एक निश्चित वेग से तो उसका वेग है, निश्चित चाल से तो निश्चित चाल है। लेकिन जब इसमें उतार चढ़ाव आता है, क्या आता है? उतार चढ़ाव आता है,
चेंजेस आता है तब इसको हम कहते हैं त्वरण। इंग्लिश में क्या है? एक्सेलरेशन। आपने एक चीज सुना होगा एक्सीलीटर। जब बाइक आप चलाते हैं तो क्या है? एक्सीलीटर है, तो आपका एक्सीलीटर फिक्स है, एक्सीलीटर जो है वो फिक्स है। लेकिन जब एक्सीलीटर को आप थोड़ा सा ऐसा करते हैं तो गाड़ी एकदम से तेज हो जाती है, फिर और तेज करते हैं, तेज हो जाती है, फिर छोड़ देते हैं, एकदम से स्लो हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, एस्केलेट करते हैं। जरूरत के आधार पर, पथ के आधार पर आप उसको तेज स्लो, तेज स्लो, तेज स्लो, तेज स्लो जब करते हैं तो उतार चढ़ाव आता है। इसी उतार चढ़ाव को कहते हैं बदलाव, इंग्लिश में चेंजेस और हिंदी में परिवर्तन। हिंदी में परिवर्तन, तो किस में परिवर्तन हुआ? स्पीड में परिवर्तन हुआ, लेकिन स्पीड नहीं, जब हम फिजिक्स को पढ़ेंगे तो यहां वेग में परिवर्तन हो गया। आप एक निश्चित पथ पर एक निश्चित वेग से जा रहे थे, लेकिन आपने एक्सीलरेटर को फिर दिया, फिर छोड़ा, फिर बढ़ाया, फिर छोड़ा, फिर बढ़ाया, फिर छोड़ा, तो उसकी जो स्पीड है, जो उसका वेग है ना, वेलोसिटी है, वो क्या हुआ? बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, जिसमें परिवर्तन हो गया। समय के साथ समय तो लगेगा ना, जब आप एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे और कमाएंगे तो उसमें समय लगेगा। तो वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन जो हुआ है ना, वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। एक नंबर में पूछा जाता है, सीधा सा कोटेशन लिखा रहता है कि वेग परिवर्तन की दर है त्वरण, या पूछेगा त्वरण क्या है? निम्न कथनों पर स्पष्ट कीजिए। वेग परिवर्तन की दर है, दूरी परिवर्तन की दर है, चाल परिवर्तन की दर है, समय परिवर्तन की दर है ना। तो आपने अगर पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से लगा लेंगे। एक बार बस आपने ये लेक्चर को देख लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो वेग परिवर्तन बटे समय इक्वल टू त्वरण आता है ना, त्वरण आता है। त्वरण भी क्या है? त्वरण भी एक सदिश राशि है, क्योंकि त्वरण में भी क्या है? दिशा की जरूरत होती है, तो त्वरण भी एक सदिश राशि है। तो यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। त्वरण भी क्या है? सदिश राशि है। त्वरण भी क्या है? सदिश राशि है। और अगर आपका इसका क्या पूछे, इसका अगर आपसे मात्रक पूछे तो आप कैसे निकालोगे? देखो, मैं आपको निकाल के बताता हूं। वेग का मात्रक जब आप यहां पूछोगे तो क्या लिखाया था मैंने? वेग का मात्रक मैंने यहां से निकाल दिया था ms। ms कहां से आया था? मीटर। विस्थापन मतलब थोड़ा सा आपने चला, और जब चला तो कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो उसको हम मीटर में मापेंगे, समय को हम सेकंड में मापते हैं, ms हो गया। तो वेग की जगह आप क्या रख दोगे? ms रख दोगे। वेग की जगह क्या रख दोगे? ms रख दोगे, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है ना। तो विस्थापन बटे समय का क्या निकला था? ms निकला था। यही ms किसका है? वेग का मात्रक है। तो वेग का आप ms यहाँ रख दो, और 1 सेकंड का एक s यहाँ रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? m बटे s2 ms स्क्वायर। ठीक है, तो ms स्क्वायर किसका हो जाएगा? आपका त्वरण का मात्रक। इसी को विमीय सूत्र में अगर कन्वर्ट करेंगे तो m को हम लेंथ में दर्शा देंगे, और s को हम टाइम में दर्शा देंगे, और ये ऊपर इनवर्स हो जाएगा, ये m 0 हो जाएगा, क्योंकि मास इसमें है नहीं है ना। मीटर को हमने, मीटर मतलब लेंथ को हम l लिखते हैं, और समय मतलब टाइम को हम t लिखते हैं। ये s ऊपर चला गया तो -2 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। यही भी इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसका विमीय सूत्र, m को हम l कह देते हैं, समय को हम t कह देते हैं, तो l बटे t हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका था। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना। बहुत ही जर्नल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कठिन लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया, है ना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया, क्योंकि फिजिक्स जो है एक बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है, बहुत जटिल सब्जेक्ट है। मेरा मानना यह है कि इसको अगर आप सामान्य भाषा से पढ़ने से की शुरुआत करते हैं, और फिर आप जब एडवांस लेवल तक जाते हैं तो चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं। साइंस को सामान्य भाषा में पढ़ा जाए तो इंटरेस्ट आता है, नहीं तो इसमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो मैंने आपको क्या बताया? त्वरण बताया। तो त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। जब वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती? त्वरण कहलाती है। तो एक बात याद रखना, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण, दो प्रकार का त्वरण होता है। जब आपकी गाड़ी यहाँ से एक निश्चित टाइम पर जा रही है यहाँ आगे की ओर, तो हमेशा क्या होगा? धनात्मक त्वरण होगा, जो हमेशा निरंतर बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आप
किसी भी गाड़ी को, आपकी फोर व्हीलर है उसको आप रिवर्स करोगे तो जब गाड़ी पीछे की ओर आएगी तो ये क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। और इसी ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन। इसी त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन। तो आपसे पूछे कि ऋणात्मक त्वरण क्या है, तब आपको लगाना है ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। इंग्लिश में इसको डिस्कलरेशन कहते हैं। बात समझ में आई। सीधा सा एग्जाम्पल लिखा रहता है कि गाड़ी रिवर्स करने की क्रिया क्या कहलाती है, गाड़ी रिवर्स करने की क्रिया क्या कहलाती है, मंदन है, त्वरण है, आपका गति है, चाल है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए रह सकते हैं। तो रिवर्स, या फिर इसका एग्जाम्पल भी लिख लेना आप, मंदन में उदाहरण करके लिख लेना, है ना। गाड़ी को पीछे करना, रिवर्स करना मंदन का उदाहरण है, जो कि एक ऋणात्मक त्वरण है। क्या है, ऋणात्मक त्वरण है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कार पीछे ले जाना या किसी भी गाड़ी को पीछे करना ऋणात्मक त्वरण होता है। ठीक है, अब आपका संवेग बचा है। तो संवेग को हम किस में पढ़ेंगे, गति के नियमों में पढ़ेंगे, और बल की हम एक अलग से क्लास लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास या अगली क्लास, उसके अगली क्लास बल की होगी, क्योंकि बल एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बल में आपको बहुत सारे प्रकार के बल पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें पेशी बल है, आपका संपर्की बल है, असंपर्की बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, घर्षण बल है, अभिकेंद्री बल है, अपकेंद्री बल है। ठीक है, बहुत सारे बल होते हैं, बल के अलग अलग प्रकार हैं। चुंबकीय बल है, नाभिकीय बल है ना। तो ये किस में लगते हैं, क्या इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। अधिकांश तौर पर फिजिक्स में अब क्या होता है कि क्वेश्चन वगैरह इस तरीके से नहीं पूछे जाते, अब आपको वहां एग्जाम्पल दिए रहते हैं। एग्जाम्पल वो सामने दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये किसका उदाहरण है। बात समझ में आ रही है। हाथ से उठाई गई बाल्टी में किस बल का प्रयोग हुआ है, ये क्वेश्चन जेल पहरी में पूछा गया था। ठीक है, तो आपसे एग्जाम्पल देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा बल है, पेशी बल है कि संपर्की बल है कि असंपर्की बल है, चुंबकीय बल है, नाभिकीय बल है, घर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है ना, कौन सा बल है आपको। तो बल की हमारी एक क्लास रहेगी, उसमें मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, तो बल, उसी के साथ हम बल आघूर्ण और जड़त्वाघूर्ण भी समझ लेंगे, क्योंकि अभी अगर जड़त्वाघूर्ण हम समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। संवेग जो है ये हम गति के नियमों के साथ पढ़ेंगे। गति के नियम, तो गति के नियमों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे एक स्लो क्लास और एक साधारण भाषा की जो क्लास है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें गति के तीनों नियमों को मैंने समझाया है। गति के नियम में पहला जो नियम है ये क्या होता है, जड़त्व का नियम होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरा जो है वो संवेग का नियम होता है, संवेग संरक्षण का नियम होता है। और तीसरा जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, तो ये तीन नियम होते हैं गति के, जिसमें जो दूसरा नियम है ये संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है, इसमें यही पूछा जाता है कि प्रथम नियम किसको दर्शाता है, तो आप बताएंगे जड़त्व को। दूसरा नियम किसको दर्शाता है, संवेग को। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। ठीक है, फिर इनके एग्जाम्पल रहेंगे। पूछेगा कि चलती हुई गाड़ी में अचानक हम आगे की ओर हो जाते हैं ब्रेक लगने पर, क्यों। स्टार्ट की हुई गाड़ी में जब गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है तो व्यक्ति का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर जाता है, क्यों। बस को जब मोड़ पर मोड़ते हैं तो बस इस तरफ और यात्री इस तरफ जाते हैं, क्यों। एक नाव से जब व्यक्ति कूदता है तो व्यक्ति आगे की ओर, नाव पीछे की ओर क्यों हट जाती है। बात समझ में आ रही है। मौत कुआं में एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से गाड़ी चलाता है, वो गिरता नहीं है, क्यों। एक बॉल बेड पर टकराकर उतनी ही गति से वापस जाती है, क्यों। रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ता है, यह किस सिद्धांत पर काम करता है। विकेट कीपर जब बॉल को कैच करता है तो उसमें गति का कौन सा नियम कार्यरत होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बुकों में देखने को मिल सकते हैं, और जो एग्जाम में हूबहू विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो इन सभी एग्जाम्पलों के साथ आपको ये तीनों नियम मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें मैंने बहुत स्लो तरीके से समझाया है, उदाहरणों के साथ समझाया है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस तीनों नियम याद रखने हैं कि तीनों नियम को किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, पहली चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आता है तो वो इन गति के नियमों से ही आता है।
और एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि गति के नियम किसने दिए, तो ये न्यूटन साहब ने, है ना, सर आइजैक न्यूटन जो थे, है ना, जिन्होंने 2 बुकें लिखी थी। एक बुक का नाम है ऑप्टिक्स और एक बुक का नाम है मैथमेटिसिया ऑफ प्रिंसिपिया। ठीक है, न्यूटन की 2 बुकें याद रखिए, है ना, एक बुक का नाम है ऑप्टिक्स और एक बुक का नाम है मैथमेटिसिया ऑफ प्रिंसिपिया। कहीं कहीं केवल प्रिंसिपिया भी लिखा रहता है। तो ये दोनों बुकें किसकी हैं, न्यूटन साहब की हैं। और न्यूटन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों में होता है। ये किसी को नहीं पता था, सभी लोग क्या समझते थे कि श्वेत प्रकाश है, जबकि श्वेत प्रकाश नहीं, उसमें 7 रंग होते हैं। इसी कारण इंद्रधनुष रिफ्लेक्शन के कारण आपको कैसा दिखाई देता है, 7 रंगों में दिखाई देता है, जो कि बैजानी हापी नाला है, बैगनी, जामुनी, नारंगी, पीला, हरा, लाल। ठीक है, तो 7 रंगों में होता है। इन्हीं ने गति के नियम दिए, है ना, कैलकुलस का सिद्धांत दिया, अवकल गणित दिया, ठीक है, कणिका सिद्धांत दिया, है ना, प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें इन्होंने न्यूटन साहब ने बताई थी। तो गति के नियमों के साथ साथ आपको एक चीज और याद रखना है कि इनसे न्यूमेरिकल किस तरीके से बन सकते हैं, न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं। तो कुछ हम न्यूमेरिकल पर बात करते हैं। एक बात याद रखें आप कि जितने भी गति के नियम हैं, अगर गति के नियम आपसे पूछे तो ये हैं, लेकिन गति के समीकरण आपसे पूछे तो आपको कुछ थोड़ा सा अलग याद रखना पड़ेगा। जो गति का प्रथम समीकरण है वो v बराबर u प्लस at होता है। जो गति का दूसरा समीकरण है वो s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। और जो गति का तीसरा समीकरण है वो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, आपको इसमें बहुत अच्छे से इनको याद रखना है, क्योंकि ये तो सामान्य तौर पर पूछे ही जाते हैं। इसका पूरा सेक्शन मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सारे एग्जाम्पल अगले वीडियो में आपको तीनों नियमों में मिल जाएंगे, है ना। लेकिन ये गति के जो नियम हैं, इनके अलावा गति के 3 समीकरण हैं। गति के 3 क्या है, समीकरण है। और ये समीकरणों से विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि पहला समीकरण क्या है, तो v बराबर u प्लस at। अब होता क्या है, जिस व्यक्ति को ये बिल्कुल क्लियर याद नहीं है तो वो इसमें फंस जाता है, क्योंकि चारों ऑप्शन वो ऐसे देते हैं कि कहीं यहाँ u कर देगा, कहीं v कर देगा, कहीं at की जगह ta कर देगा, ये यहाँ ला देगा। तो वो एग्जाम्पल वहां पर हमें बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, क्योंकि दबाव भी रहता है एग्जाम का। तो ये एग्जाम्पल में बस एक अंक यहाँ से यहाँ होता है, एक स्क्वायर यहाँ से यहाँ होता है, और आपका खेल हो जाता है। फिर आप कहते हैं हम सही करके आए थे और फिर गलत क्यों हो गया। ठीक है, जैसे ut है तो वहां एक एग्जांपल में tv कर देगा, यहाँ ta कर देगा, a स्क्वायर यहां से हटा के यहां लगा देगा, यहां लगा देगा। तो 4 एग्जांपल हमें बिल्कुल एक से लगने लगते हैं। लेकिन आपको ये बिल्कुल क्लियर याद रखना है कि v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 नियम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। लोग कहते हैं कि सर हम न्यूमेरिकल कैसे करें। न्यूमेरिकल की एक बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम है, तो एनटीपीसी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन निश्चित तौर पर आने वाले हैं। लेकिन मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं, न्यूमेरिकल करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि जब आप इतना बड़ा मैथ्स का सेक्शन पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का सेक्शन पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर कंपटीशन में एक हायर मैथ्स पढ़ने के बाद आपको कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाती है। और फिजिक्स की जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान है। कठिन क्यों लगती है, क्योंकि हमें फॉर्मूले याद नहीं होते, हमें फॉर्मूले क्लियर याद नहीं होते, और फिर हमें समस्या आ जाती है। क्योंकि फिजिक्स में एक सबसे अहम चीज ये है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किस परिभाषा से डेवलप हुआ है। अगर आपको ये 3 नियम नहीं पता और इन तीनों नियमों की परिभाषा नहीं पता, तो आप इनको कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वहां पर आपको संख्या तो दी होगी, लेकिन उसमें कुछ लिखा भी होगा जो इन तीनों नियमों को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। तो पहले आप इन तीनों नियमों को पढ़ें, इनको समझें, और समझने के बाद जड़त्व, संवेग और क्रिया प्रतिक्रिया को समझें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करें। क्रिया प्रतिक्रिया मतलब बॉल आपने फेंका, लगा, वापस आ गया। ठीक है, इस तरीके से फिजिक्स को क्या है, प्रैक्टिकली पढ़ा जाता है। इसको ओरली या रट के आप पढ़ेंगे तो आपसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि पहले आप एक राउंड में
बेसिक फिजिक्स को पढ़िए। अगर आपने पहले से अच्छा पढ़ा हुआ है फिजिक्स, तो मैं अभी कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आप उसमें कर ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने बेसिक फिजिक्स को कभी नहीं पढ़ा, फॉर्मूले आपको याद नहीं है, तो आप कभी भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे सभी से ये कहूंगा कि पहले आप एक बार एक राउंड में पूरी फिजिक्स को बेसिक से पढ़िए, परिभाषाएं याद करिए, एग्जाम्पल याद करिए, और साथ साथ में फॉर्मूले बनाने की कोशिश करिए और उनको याद कर लीजिए। कुछ नहीं, मुश्किल से अगर आप 20 या 30 फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है। और यहीं से फॉर्मूला बनना स्टार्ट हो गया है, यहीं से फॉर्मूला बनना स्टार्ट हो गया है। ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको गति के समीकरण 3 दे दिए हैं। अब होता क्या है कि वहां आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपको उसमें वैल्यू दी होगी कि भाई समय इतना है, प्रारंभिक वेग इतना है, अंतिम वेग इतना है, गति इतनी है, बल इतना है। तो आपको बस ये देखना है कि इसमें क्या क्या दिया है। जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद अगर आपको फॉर्मूला कंठस्थ याद है तभी आप उसमें वैल्यू पुट कर पाएंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले में समय रहेगा, समय तो समय रहता है, दूरी भी समय रहती है, बल भी समय रहता है, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप बेसिक पढ़ें, फिर फॉर्मूले को रटें, फिर न्यूमेरिकल करें। वैसे भी मैं आपको कुछ कराने की कोशिश करूंगा। तो ये 3 क्या है, समीकरण है। ये 3 समीकरण में कई बार पूछता है, देखो ये जो 3 नियम है इनका टेंशन आप मत लो, एक आगे मैं आपको वीडियो दे दूंगा, उसमें ये तीनों नियम जो हैं वो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल सहित क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये तीनों नियमों को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों को समझना जरूरी होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे 3 समीकरणों पर। कभी कभी पूछता है कि ये समीकरण किस चीज़ को दर्शाता है, तो आप बताएंगे। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, u और v। u हमेशा प्रारंभिक वेग को दर्शाता है, प्रारंभिक वेग को दर्शाता है, और v जो है ये हमेशा अंतिम वेग को दर्शाता है। अब आप कहेंगे क्या है, जब वस्तु यहां पर थी तो इसकी जो गति थी, इसकी गति में विस्थापन के सापेक्ष जो गति थी वो प्रारंभिक वेग था। जब यहां आई, जैसे देखो गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी जब आप चलाते हैं तो स्टार्टिंग में गाड़ी की स्पीड जो है, गाड़ी की जो स्पीड है वो कुछ अलग होती है। गाड़ी की स्पीड क्या है, कुछ अलग होती है, धीरे से उठती है, फिर आप गियर बदलते हैं, फिर गियर बदलते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, लगातार स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, फिर आप उसे एक्सेलरेट करते हैं। लेकिन जब आप गाड़ी को रोकते हैं तो क्या गाड़ी को आप एकदम से रोक देते हैं? नहीं, गाड़ी को जब आप रोकते हैं तो गाड़ी हौले हौले स्लो होती है। पहले ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी स्लो हो जाती है, स्लो 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 और स्टॉप। और जब चलती है तब भी स्लो 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 बढ़ती है। तो स्लो से फास्ट होती है और फिर फास्ट से स्लो हो जाती है। तो जो वेरिएशन है वेग का, वही प्रारंभ में जो वेग है वो प्रारंभिक वेग है, अंतिम अवस्था में जो वेग है गति के साथ वो अंतिम वेग है। प्रारंभिक वेग को u से दर्शाया जाता है, अंतिम वेग को v से दर्शाया जाता है। इसको भी आपको रटना पड़ेगा। तो यहां पर u बराबर 0 कर दो और v बराबर 0 कर दो, उसके अलावा जो कुछ भी मिले वो समीकरण उसको दर्शाता है। कई बार पूछा जाता है कि प्रथम गति का प्रथम समीकरण किस चीज को दर्शाता है, तब आप लगाएंगे ये वेग और समय को दर्शाता है, वेग और समय को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, यहां से आपने u को कैंसिल कर दिया, हाँ, a को कैंसिल कर दिया, ठीक है। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग क्या है, u है, तो u को यहां से कैंसिल कर दिया, a को कैंसिल कर दिया, a क्या है, त्वरण है, तो क्या बचा, v मतलब वेग बचा और t मतलब टाइम बचा, तो वेग और समय को निर्धारित करेगा, ठीक है। यहां से आपने फिर u को कैंसिल कर दिया, a को कैंसिल कर दिया, तो क्या s मतलब क्या होता है, अब देखो ये आपको रटना पड़ेगा। s मतलब होता है विस्थापन, s मतलब विस्थापन होता है, और यहाँ t बचा, t मतलब टाइम मतलब समय होता है, ठीक है। तो ये समीकरण किसको, विस्थापन और समय को दर्शाता है, विस्थापन और समय को दर्शाता है। या ऐसा भी कह सकते हो विस्थापन और समय को कैलकुलेट करता है, या विस्थापन और समय के लिए कारगर है ना। विस्थापन की जगह कभी कभी आपको स्थिति भी लिखा दे सकता है, स्थिति, क्योंकि विस्थापन स्थिति दर्शाता है। तो स्थिति और समय को दर्शाने वाला गति का कौन सा समीकरण है, दूसरा, ठीक है। फिर यहां से आप u और a को काट दीजिए, है ना, u और a, तो क्या बचेगा, वेग और s मतलब विस्थापन, ठीक है। तो कुल मिलाकर पूरे समीकरण में आपको
u बराबर 0 ले लेना है और a बराबर 0 ले लेना है। इसका मतलब u को काट दें और a को काट दें। कोई भी समीकरण आपसे पूछे, समीकरण को लिखकर u और a को काट दीजिए, जो बचता है वह समीकरण उसी को निर्धारित करता है। आपसे पूछे वेग और समय को कौन सा समीकरण निर्धारित करता है, तो गति का प्रथम समीकरण। विस्थापन और समय को कौन सा समीकरण निर्धारित करता है, गति का दूसरा समीकरण। स्थिति और समय को कौन सा समीकरण निर्धारित करता है, गति का दूसरे समीकरण। वेग और विस्थापन को कौन सा समीकरण बताने की कोशिश करता है, यह निर्धारित है या कारगर है, तो गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई समस्या है तो जल्दी से बताइए। अब हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल में देखो थोड़ी आपको पहले बहुत दिक्कत होगी, हम ऐसा करते हैं, नहीं तो पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करने के बाद एक दो मैं न्यूमेरिकल बताता चलूंगा बीच बीच में, लेकिन पूरी फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद एक मैं वीडियो लाऊंगा। उस वीडियो में मैं सामूहिक रूप से सारी फिजिक्स के पूरे न्यूमेरिकल एक साथ करा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लेकिन कुछ कुछ करेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि एक स्थिर बल, लिख लें आप चाहें तो, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है, तो बल का मान होगा। ठीक है, तो अब बल का मान होगा पूछा है, तो बल क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। ये अब कैसे आ गया, ये मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा। वैसे मैं यहां पर एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करता हूं। तो एम ए हो गया। तो आपको द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान दिया है आपको 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम दिया है। अब ए दिया नहीं है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि ए बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे समय। प्रारंभिक वेग कितना दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है 8 और अंतिम वेग 6, तो 8 माइनस 6। समय कितना दिया है, 2 दिया है। 8 में से 6 गए, सॉरी अंतिम वेग कितना है, 2 ही है, तो 8 में से 6 गए, 2 माइनस 2 बराबर 0, तो 1 आ गया, सॉरी 1 आ गया। तो इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो F बराबर क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ये हम आगे समझेंगे। F इक्वल टू एम अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, जब मैं बल पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको समझा दूंगा। इसके कुछ देख लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, जिस पर 3 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण कार्य करता है, 3 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण कार्य करता है, और समय 10 सेकंड है, समय 10 सेकंड है। तो उसका वेग कैलकुलेट कीजिए, वेग बताइए। तो आप वेग बताइए, जैसे वेग पूछेगा आपको तुरंत ध्यान में आएगा कि वेग कौन निकालता है, पहला समीकरण। तो पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at। ठीक है, क्योंकि देखो टाइम तो सम में रहेगा, टाइम केवल लास्ट वाले समीकरण में नहीं रहेगा, तीसरे समीकरण में। तो u प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 5। ठीक है, त्वरण कितना दिया है, 3 दिया है, और t कितना दिया है, 10 दिया है। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना, 30 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल टू 30 और 5 35। ये आ गया आंसर। ठीक है, या हो सकता है आपसे पूछ ले कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड है, 12 मीटर प्रति सेकंड है, और उसी वस्तु का अंतिम वेग 6 सेकंड के पश्चात 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बात समझ में आई, लिख लेना आप। मैं जो परिभाषा बोलता जा रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, वो आप लिख लेना। ये क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड है और 6 सेकंड बाद उसका अंतिम वेग 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, वस्तु का त्वरण बताइए।
वस्तु का त्वरण बताइए। तो त्वरण बताइए, त्वरण के लिए आपको यही समीकरण उठाना है, ये समीकरण उठाना है। इसमें a बराबर त्वरण दिख रहा है, a बराबर त्वरण दिख रहा है, तो उसको छोड़ दो, तीनों की वैल्यू पुट कर दो, तीनों की वैल्यू को क्या कर दो, पुट कर दो। तो v बराबर क्या है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है 12 लिख देंगे आप, अंतिम वेग कितना है 3 हो जाता है, 3 बराबर 12 प्लस ए आपको नहीं दिया और टी कितना दिया है 6 सेकंड दिया है, ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इतनी सी ये छोटी सी इक्वेशन है, इसको कैलकुलेट करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, तो 3 माइनस 12 हो जाएगा बराबर ये 6। तो 12 में से 3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 बराबर ये 6, ये 6 यहाँ बटे में आ जाएगा और 6 को आप इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3/2 इक्वल टू 1.5 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की जो वैल्यू आती है वो बहुत ही आसान आती है। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता कि आपको समझना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, इतना एडवांस नहीं पूछा जाता, वो है ना जो पीएचडी वगैरह किए होते हैं उनके लिए पूछा है। बस आपको इसमें समीकरण याद रखें, आपको पता हो कि ये वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है, ये समय है, ये विस्थापन है ना, ये प्रारंभिक वेग है, ये समय है, ये त्वरण है, ये टी है, टी मतलब टाइम है, ये वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये 2 है, ये मतलब त्वरण है और एस मतलब विस्थापन है। एक क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, आपसे पूछेगा कि किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो 18 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 18 मीटर प्रति सेकंड है और 12 सेकंड बाद उसका जो त्वरण है, या त्वरण नहीं देगा तो वो क्या दे सकता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो प्रारंभिक वेग उसने 18 दे दिया है ना, अंतिम वेग वो दे देगा, ये अंतिम वेग उसका कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड है, 6 मीटर प्रति सेकंड है। अब आपको प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, और इसी में अगर आप टाइम का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, क्योंकि इस समीकरण में आपको त्वरण पता होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एस बराबर आपको निकालना है कि विस्थापन कितना है, यू मतलब प्रारंभिक वेग आप सीधा लिख दीजिए 18, टी मतलब समय कितना दिया है 12 सेकंड है ना, प्लस 1/2 आपने लिख दिया, ए मतलब त्वरण आपको पता नहीं है, लेकिन त्वरण आप रखना है, तो त्वरण की फिर आपको फॉर्मूले लगाना पड़ेगा कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। प्रारंभिक वेग कितना है 18 है, माइनस अंतिम वेग कितना है 6 है, माइनस समय कितना है 12 है, 6 में से 18 में से 6 गए तो 12/12 इक्वल टू 1 आ गया। 1 क्या है त्वरण, तो इसकी स्थान पर 1 रख दीजिए और समय फिर कितना दिया है आपको 12 दिया है, तो ये हो जाएगा 12 में आप इसका इंटू करिए, एस बराबर कितना हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा आपका 216 216 प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये इसके साथ है। हाँ, तो इससे कट जाएगा, ये 2 से 12 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, 216 प्लस 6, मैथ्स थोड़ा मेरा कमज़ोर है, आप देख लेना, 6 12 222 मीटर क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ये यहाँ से कटेगा पहले या इसमें ऐड होगा, ये थोड़ा सा देख लेना है ना, क्योंकि ऐड नहीं होगा, पहले क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले क्या हो जाएगा, पहले डिवाइड होगा, नहीं तो आप ऐसा कर लीजिए चाहे तो इसको आप 0.5 लिख लीजिए
प्लस तो बाद में होगा, प्लस क्या होगा, बाद में होगा, ये तो मुझे पता है। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड के बाद क्या होता है, बोर्ड मास मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर पहले काटा है। तो 2 से 6 कट गया और 6 फिर 216 में ऐड हो गया, तो 222 आपको क्या निकल के आ गया, विस्थापन निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत ईजी होता है। वैल्यू को आपको सीधा रखना है, बस देखो खेल केवल फॉर्मूले का है। लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते, इसकी एकमात्र वजह है फॉर्मूले पता ना होना, फॉर्मूले पता ना होना। एक हम लास्ट और देख लेते हैं। प्रारंभिक वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है और अंतिम वेग 12 मीटर प्रति सेकंड है ना। वैल्यू मैं सामान्य ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी फिर आपके सामने बड़े वैल्यू भी आ जाएगी तो आप आराम से काट लेंगे। शुरुआत धीमी होना चाहिए। शुरुआत में अगर आप थोड़ा सा कठिन करते हैं तो आपको कभी समझ में नहीं आता। पहले मैं भी ये कोशिश करता था कि कठिन से कठिन सवाल करता था, कभी नहीं सीख पाया। लेकिन जब बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की कोशिश की, बेसिक को कई बार सॉल्व किया, बेसिक को लगाया, तो एक बार में वो मेथड दिमाग में बैठ गई और उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्रारंभिक वेग आपका 6 मीटर प्रति सेकंड दिया है, अंतिम वेग आपका 12 मीटर प्रति सेकंड दिया है। बारह मीटर प्रति सेकंड दिया है और आपसे क्या पूछा है, और आपको विस्थापन भी दे दिया, कितना विस्थापन भी दे दिया, 3 मीटर दे दिया विस्थापन। ठीक है, और आपसे त्वरण पूछ लिया, त्वरण पूछ लिया, तो त्वरण पूछा तो ये वाला फार्मूला लगा दो। इसमें देखो वेग भी पूछ सकता है, इसमें एक वैल्यू कोई सी भी पूछ सकता है, बस एक वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, है ना, उसमें आपको कुछ नहीं रखना है, और 3 वैल्यू जो है उनके स्थान पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या तो इसमें विस्थापन पूछ सकता है, त्वरण पूछ सकता है, प्रारंभिक वेग पूछ सकता है, अंतिम वेग पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछेगा आपको निकाल लेना है। प्रारंभिक वेग कितना है आपका, 6 मीटर प्रति सेकंड है, सॉरी 12 है, अंतिम वेग है भी, है ना 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर u क्या है, प्रारंभिक वेग है, तो 6 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a आपको निकालना है, और s कितना दिया है, 3 दिया है, s कितना दिया है, 3 दिया है। बारह 112 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 में से इसका हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 108 बराबर 2a3, 2a3। नहीं तो ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर 36 हो गया, 36 में प्लस 2 कर दो आप, 36 में प्लस 2 कर दो, प्लस नहीं होगा, पहले इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना, पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये 2 ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर ये 6 जो है ये इसके बटे में आ जाएगा, है ना, 6 इसके बटे में आ जाएगा, तो a बराबर ये निकल आएगा। अब इसको आप काट लीजिए, 108 बटे 6 इसको आप काटेंगे तो a की वैल्यू तुरंत आपको पता चल जाएगा, है ना। तो बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही ईजी। F = ma का अगर हम कुछ 1-2 उदाहरण लें, इसलिए तो बहुत ईजी है, वैसे ये तो आपको बहुत इजी है। F = ma का आपको दिया रहेगा कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, कोई वस्तु जिसका वजन 50 किलोग्राम है और उस पर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से त्वरण कार्य करता है, उसका बल बताइए। तो कुछ नहीं करना, 50 × 10 = क्या हो जाएगा, 500 न्यूटन क्या है, इसका फोर्स आ जाएगा। या फिर आपको फोर्स दिया रहे कि भाई किसी भी वस्तु पर 300 न्यूटन का फोर्स लगता है और उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो आप a बताइए। तो a के लिए क्या करना है, इसको आपको काट देना है सीधा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और आसान होता है किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल करना, बस केवल फॉर्मूला याद रहना, ये पहली शर्त होती है। फॉर्मूला आपको क्लियर याद बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगली क्लास में एक चीज़ और बताता हूँ मैं, एक फॉर्मूला और आप लिख लीजिए, V = mv/m।
ठीक है, ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए आप। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? ये संवेग के लिए होता है। संवेग मैंने आपको आगे समझा दिया है, लेकिन ये फॉर्मूला संवेग के लिए होता है। और संवेग में किसके लिए होता है? बंदूक के लिए होता है। बंदूक प्रक्षेप पे, बंदूक प्रक्षेप पे। बंदूक की जो गोली होती है, देखो दो प्रकार का अंतर है, एक होता है बंदूक, एक होती है गोली। तो बंदूक का वजन होगा m, बंदूक का द्रव्यमान m होगा, और बंदूक का वेग भी होगा। गोली का द्रव्यमान स्मॉल m होगा और वेग स्मॉल v होगा। बात समझ में आई? क्योंकि गोली जब चलेगी तो गोली का भी वजन होगा, और गोली जिस वेग से निकलेगी उसका वेग u होगा, सॉरी v होगा। बंदूक का ही वजन होगा, लेकिन गोली चलने के बाद बंदूक में झटका पीछे की ओर लगता है, तो गोली का जो वेग है वो पीछे की ओर आता है, जिसे हम रिवर्सिबल या हम माइनस का वेग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बंदूक का प्रक्षेप है कि बंदूक कितने वेग से पीछे की ओर हटती है। तो v बराबर एम भी। ये m किसका है? ये बंदूक का द्रव्यमान है, और ये आपका गोली का वेग है, और ये आपका गोली का द्रव्यमान है, ये आपका बुलेट का द्रव्यमान है। अब इसमें आपको कुछ भी दे दे, वो कुछ भी दे दे, तो क्या क्वेश्चन को करना कठिन है? वेग के स्थान पर वेग रख दो, द्रव्यमान के स्थान पर द्रव्यमान रख दो, तीन चीजें वो देगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूं। आपसे पूछेगा कि 30 किलोग्राम की बंदूक, 30 किलोग्राम की बंदूक है, 30 किलोग्राम की बंदूक है, जिसकी बुलेट या जिसकी गोली 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाई जाती है, वेग से चलाई जाती है, वेग से चलाई जाती है। और गोली का जो वजन है, गोली का वजन 2 किलोग्राम है। होता तो नहीं है, या फिर यहाँ हो सकता है 200 ग्राम दे दे, वो यहाँ हो सकता है 2000 ग्राम दे दे, या 200 ग्राम भी दे सकता है। तो इस ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि वैल्यू एक सी होना चाहिए। गोली का वजन 200 ग्राम है बस। तो पूछेगा कि बंदूक का प्रक्षेप क्या होगा। प्रक्षेप का मतलब बंदूक पीछे की ओर हटती है, ये उसी का, ये भी जो है ना, ये माइनस भी समझ लो इसको। बंदूक पीछे की ओर हटती है, ये वो भी है। लेकिन गोली का वेग पूछेगा तो इसका मान निकालना पड़ेगा, स्मॉल भी का मान। इसको स्मॉल भी कर लो, स्मॉल भी, ठीक है। तो सीधा आता है बंदूक का वजन, ये एम, कैपिटल एम 30 रख दो, इनटू ये स्मॉल भी, ये किसका वेग है? ये आपका गोली का वेग है, कितना है? 10 है, बटे गोली का जो वजन है वो 2000 ग्राम है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो तो 2 आ जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा, और इसमें आप 2 का डिवाइड कर देंगे तो 150। तो 150 क्या है? 150 मीटर पर सेकंड के वेग से बंदूक पीछे की ओर हटेगी, बंदूक पीछे की ओर हटेगी। या हो सकता है बंदूक का प्रक्षेप दे दे, ये पूछ ले, ये दे दे, ये पूछ ले, ये दे दे, ये पूछ ले। तो कैलकुलेशन करना बहुत इजी है। अगर आप इतना भी कैलकुलेशन नहीं जानते हैं तो फिर आप इतना बड़ा मैथ का सेक्शन कैसे करेंगे? जब आप मैथ्स का सेक्शन तैयार कर लेंगे, फिर आप फिजिक्स का सेक्शन तैयार करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको बच्चों जैसे लगेंगे। क्योंकि मैथ्स में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है। उसमें अंडर रूट भी रहता है, हर का परिमेयकरण भी करना पड़ता है, गुणोत्तर माध्य भी, है ना, आपका जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस अलजेब्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो करणी अरणी रूट, उसमें बहुत बड़ी कठिन वैल्यू होती हैं, और ये वैल्यू बहुत ही ईजी होती हैं, इनको आप आसानी से काट सकते हैं। इसमें शर्त एक ही है, अगर आपको बिल्कुल क्लियर फार्मूला याद नहीं है, आपने इस एम को ऊपर कर दिया है ना, स्मॉल एम को, और ये कर दिया, यहाँ कर दिया, तो वो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। बस आपको इसमें मैं आपसे बस एक बात कहूँगा कि आप पहले सारे फिजिक्स के फॉर्मूले याद कर लीजिए, फिर आप मुझसे मिलिए। आपका कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।